हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदास। डिस्कस करेंगे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट 2021 में पूछे गए थे। उन्हीं के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसके 30 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आज का पहला। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है जो बालक का विकास होता है वो किन क्षेत्रों में बटा है। तो इसमें 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। कौन सा? शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक, सामाजिक। शारीरिक यानी फिजिकल, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, गामक यानी मोटर, और सामाजिक यानी कि सोशल। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बालक का विकास इसमें बटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैरों की ओर। ये आपका पूछा है, ध्यान देना आपको, सिर से पैरों की ओर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब विकास क्या होता है सिर से यानी सर से पैर की ओर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? शीर्षगामी सिद्धांत। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सेफिलोकॉर्डल। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने से साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए क्या रहा है, शुरू में क्या अपने माता पिता के आरंभिक में अपने माता पिता से जो उसका स्नेह था उससे वंचित रहा, और बाद में फिर उसे जो टीचर मिले वो काफ़ी संवेदनशील थे। तो इसमें कौन सा मुद्दा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है वो कौन सा होता है? तो बताना है आपको। पहला इसमें ऑप्शन है कल्पनाशीलता वाला खेल, दूसरा है समानांतर खेल, तीसरा है एकांगी खेल, चौथा है स्वतंत्र एकांकी खेल। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कल्पनाशीलता वाला। ठीक है, तो ऑप्शन जिसका 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, कल्पनाशीलता वाला खेल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये नियम एक समान प्रकार से, देखिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम कैसे एक प्रकार समान से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। तो आपको बताना है इसमें। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने 3 स्टेजेस दी थी और प्रत्येक स्टेजेस में 2-2 सब स्टेजेस दी थी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें जो जब ये बात करता है किसकी, नियम बनाने की और उसको फॉलो करने की, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट इसका हो जाएगा, यानी कि सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अपने लंबे मगर कम चौड़े वाले गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से के सारा के गिलास में नींबू डालते हुए देखा और वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? पहला है केंद्रीकरण, दूसरा है जीववाद, तीसरा है क्रमबद्धता, चौथा है वर्ग समावेशन। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सेंट्रीकरण। ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें दिया है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। देखिए, आपको ध्यान देना, प्रतीकों का इस्तेमाल, यहाँ पे प्रतीकों इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये आपका होता है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, उत्तर संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक। कौन सा हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कब से कब होता है? ये आपका होता है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 8।
अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोस्की के सीखने सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ध्यान, दो चीज़ ध्यान देनी है इसमें। देखिए एक तो यहाँ पे लेव वाइगोस्की आ गए यहाँ पे, और एक यहाँ पे उसकी माँ संकेत प्रदान करती है। तो जब भी हम संकेत चीज़ें करते हैं, संकेत से कुछ बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं, तो क्या होता है, आपका टेम्परेरी सपोर्ट होता है, यानी कि एक तरह से पार का काम करता है लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो वो स्कैप फोल्डिंग होता है, ठीक है, इंग्लिश में उसे स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं और हिंदी में पाड़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो संकेत दे रही है वाइगोस्की। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। देखिए ये वाला भी आपका वाइगोस्की पे आधारित है। तो बताया है कि सहायक खोज किस पे आधारित है। तो देखिए जब भी आपकी बात वाइगोस्की की आती है तो हमें तुरंत दिमाग में आता है कि इन्होंने क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, सोशियो कल्चर थ्योरी दिया था इन्होंने। तो आपको हमेशा इस पर ध्यान देना है। जब भी वाइगोस्की आए तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले खोजिए उसमें कहीं ना कहीं आपको सामाजिक सांस्कृतिक शब्द मिले तो आपका अक्सर सही होगा 99%, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमेशा आप सामाजिक जैसे शब्द को ढूंढिए, सामाजिक सांस्कृतिक। तो देखिए इसमें पहला है संज्ञानात्मक द्वंद्व, दूसरा है सहपाठी सहयोग, तीसरा है उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर्य, चौथा है पुनर्बलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सहपाठी सहयोग। सहपाठी सहयोग क्यों? क्योंकि यह भी आपका एक सामाजिक है। जैसे सहपाठी सहयोग होता है यानी कि आपस में मिलजुल के काम हो रहा है, तो वो आपका सोशल चीज़ है, वहाँ समाज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। तो आपको बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था जिनमें इन्होंने 8 बुद्धि के बारे में बताया है। तो इसमें जो पूछा है आपका कि दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता, तो ये आपका आ जाएगा स्थानिक बुद्धि यानी स्पेशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। तो यह पूछ रहा है एनईपी के अनुसार विद्यालय को क्या करना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, हेतल गुजराती बोलती है और भाषा पढ़ने लिखने में उसका प्रवाह, यानी वो गुजराती में कंफर्टेबल है, उसको गुजराती बोलना भी है, बोलने में कंफर्टेबल है, अच्छा बोल लेती है, लिख लेती है और पढ़ भी लेती है। लेकिन जहाँ वो पढ़ती है वहाँ पे जो माध्यम है वो हिंदी है और वो जो हेतल है वो हिंदी नहीं जानती है। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि एनईपी क्या बोलेगा इसके लिए। तो पहला है हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करना भी है हमें और मातृभाषा को सम्मानित करना है और उसे बढ़ावा भी देना होता है। तो ये आपका 2 सही हो जाएगा। बाकी तीसरा भी देख लेते हैं। अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी सीखा है उसे भूल जाए, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे जो कुछ भी सीख के आते हैं वो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए सहायक होता है, उनको भूलना नहीं होता है, उनके अधिगम में सहायक होती है। तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 देख लेते हैं। हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है, यह भी गलत हो जाएगा। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है इसमें बोला है जेंडर के बारे में दिया है। पहला है समय जन्म के समय निर्धारित होता है। दूसरा है आनुवांशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। तीसरा है सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। और चौथा आपका कौन सा है, एक आंतरिक गुण। तो देखिए जो जेंडर होता है आपका, ये आपका क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, यानी सामाजिक निर्धारित, समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये सामाजिक कंस्ट्रक्ट है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा। अब यही जब क्वेश्चन आपको पूछ ले सेक्स के बारे में, लिंग के बारे में, तो जो हमारा जेंडर होता है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, जबकि जो सेक्स होता है हमारा ये आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है, ठीक है, जैविक निर्धारक होता है। तो आपको याद रखना है जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट और सेक्स आपका बायोलॉजिकल यानी कि जैविक निर्धारक। तो ऑप्शन 3 इसका, चूंकि जेंडर पूछा है तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 13, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल किया जाना चाहिए। दूसरा देखिए आर, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना। गलत हो जाएगा ये आपका, यानी ए सही है और आर गलत, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। आपको यहाँ देखना है, ये नहीं पूछा है, यानी निगेटिव वर्ड पूछा है। तो पहला है बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, ये तो पॉजिटिव है। दूसरा लचीला समूह गठन, ये भी सही है। तीसरा है गतिशील अध्यापक, ये भी सही है। और चौथा क्या है, दंड और पुरस्कार का प्रयोग, ये गलत हो जाएगा। ऐसे पूछा क्या था, निगेटिव यानी गलत वाला, विशेषता नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो कौन सा हो जाएगा, दंड और पुरस्कार का प्रयोग। ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण का यह अधिगम, यानी जो शिक्षण का अधिगम का यह उपागम जो यूज कर रही है राशि, वो कैसा है पूछ रहा है। पहला है बाल केंद्रित, दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, चौथा है उपदेशात्मक और तीसरा है उपदेशात्मक, चौथा है कंठस्थीकरण पर केंद्रित। तो इसमें देखिए राशि क्या कर रही है, बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए विधि का प्रयोग कर रही है। यानी क्या कर रही है, वो स्टूडेंट को सेंटर में रख रही है। ठीक है, स्टूडेंट को ध्यान में रख के जो है उपागम का प्रयोग कर रही है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, आपका बाल केंद्रित हो रहा है, बालक को ध्यान में रख के ये चीज़ें की जा रही हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, बाल केंद्रित। इसमें स्टूडेंट फोकस पे है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम का 4 ऑप्शन दिया है, को का दिया है इसमें। तो पहला है अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए सहयोगात्मक प्रणाली बात कर रहा है तो इस समावेशी कक्षा में, तो ये हतोत्साहित तो हमको नहीं करना है, बिल्कुल भी ये गलत हो जाएगा। दूसरा सक्रियता से प्रोत्साहित, बिल्कुल सक्रियता भी और प्रोत्साहन भी, ये सही हो जाएगा आपका। तीसरा है रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण, ये गलत हो जाएगा। चौथा आपका है अधिगम प्रतिफलों के सभी के लिए काम करती है, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए, गलत हो जाएगा। हमें विद्यालय से बाहर क्यों मदद लेना है, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग भी नहीं बनाना होता हमें। योग्यता आधारित समूह, ये भी नहीं। चौथा देखिए, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक विद्यार्थी जिसे ADHD यानी कि अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है। तो आप लोगों ने ADHD के बारे में पढ़ा होगा, ये पिछली बार क्वेश्चन अच्छे से पूछे गए थे, तो आप लोग इस बार ही पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है वो अपना जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा नहीं कर पाता है, तो उसके यानी अवधान नहीं कर पाता, यानी अपना ध्यान नहीं लगा पाता है, तो यानी उसका ध्यान भंग होता रहता है इधर उधर। तो ये आपका आप लोग पढ़ लेना है, ये पिछली बार काफ़ी पूछा गया था। तो इसमें पूछा है कि ADHD को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है, माने ऐसे बच्चे अगर क्लास में हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समावेशित करने के लिए कैसी क्लास को हमें बनाना चाहिए। पहला है उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश से होता है, और दूसरा कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था हो और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि लचीली समय सारणी और रुचि के अनुसार, क्योंकि बच्चे में क्या हो रहा है, अवधान की कमी है, तो उससे क्या करना हमें, उसके टाइम जो है, जो हमारा टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसके लिए, और रुचि उसके अंदर जब इंटरेस्ट आएगा तो उसमें अवधान कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो वो अपना उसमें ध्यान दे पाएगा चीज़ों में। तो ऐसे में क्लास का निर्माण करना है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए दिया है एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट। ठीक है, तो डाइवर्जेंट जब व्यक्ति की बुद्धि की बात करते हैं तो ये आप किस में आता है, ये आपका आता है सृजनात्मक में, यानी क्रिएटिव आपका जो वो होता है थिंकिंग
इंटेलिजेंस वो इसमें आता है। तो ये ऑप्शन इसका जो 3 है वो सही हो जाएगा। अपसारी चिंतन यानी कि सृजनात्मक बुद्धि में आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 हो गया इसका सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है, यानी कि वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है। पठन वैकल्य को इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया। तो कह रहा है डिसलेक्सिया जब दिक्कत आती है तो उसमें क्या होता है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो ऑप्शन 1 इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने और लिखने दोनों में से प्रॉब्लम आती है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। दूसरा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। और चौथा है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। तो इसमें जो पहला है वो भी आपका सही है, दूसरा है वो भी आपका सही है, और चौथा है वो भी सही है। तीसरा अगर आप देखेंगे बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं और वयस्क होते हैं दोनों में जो सोचने की क्षमता होती है दोनों में समान होती है। जो मात्रा होती है यानी क्वांटिटी जो होती है वो समान होती है, लेकिन जो क्वालिटी होती है, ठीक है, वो कम होती है। तो उसमें ये उल्टा बोल रहा है, यानी इसमें क्या बोल रहा है, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं। बिल्कुल नहीं, बच्चे वयस्कों की तरह नहीं सोचते हैं, क्योंकि दोनों में क्वालिटी अलग होती है, क्वांटिटी सेम होती है। तो उस तीसरा गलत हो जाएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी 1, 2, 4। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थियों में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जो विद्यार्थी होते हैं उसमें त्रुटियों का जब विश्लेषण करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला है विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूह पृथक्करण करना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है बच्चों की सोच चिंतन को समझना। तीसरा है विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने से फटकारना, ये भी गलत, क्योंकि गलतियाँ जो होती है वो सहायक होती हैं, तो गलतियों के लिए हमें रोकना नहीं है। बच्चे गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे। विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बच्चों की सोच चिंतन को समझना, ये आपका होता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। पहला है मनोवैज्ञानिक कारकों से, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक से, तीसरा है विद्यालय से संबंधित कारकों से, चौथा है अध्यापक से संबंधित कारकों से। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी से, इन चारों से। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कक्षा में विद्यार्थियों को त्यौहार मनाने, अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, त्यौहार मनाने के अनुभवों को साझा, यानी वो अपनी बातों को, जो त्यौहार है इन्होंने फेस्टिवल मनाई है उस बारे में वो आपस में बात कर रहे हैं, अपने अनुभवों को, जो उनके अलग अलग अनुभव हैं उनको वो साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो कह रहा है कि ये सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना, यानी इसको हम जब बढ़ावा दे रहे हैं तो ये किसका उदाहरण है। पहला है व्यवहारवाद, दूसरा है प्रत्यक्ष निर्देशन, तीसरा है सामाजिक संरचनावाद, और चौथा है पाठ्य पुस्तक पर आधारित अध्यापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, पहला ऑप्शन है तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए, गलत हो जाएगा। दूसरा प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु बढ़ा देना चाहिए, ये भी गलत। तीसरा है आपका खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, और चौथा है परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित, ये भी गलत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया है स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है। वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, संवेगों के नियमन के लिए तकनीक, एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति, चौथा है प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण। तो जो स्मृति विषयक युक्ति होती है वो कौन सी है, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 27 की ओर। देखिए इसमें दिया है अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे समुन्नत करेगी। चार स्टेटमेंट दिए हैं आपको। पहला है रट कर सीखना, दूसरा है दृष्टिकोण जानना,
तीसरा है समालोचनात्मक चिंतन और चौथा है खोजबीन। तो इसमें जो पहला है रटकर सीखना, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उससे मानस मंथन करवा रहा है, तो ये रट नहीं रहे हैं, रो टर्निंग यहाँ पे नहीं हो रही है। बाकी जो नीचे के 3 ऑप्शन है वो सही है, दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन और खोजबीन, यानी कि 2, 3, 4 जो कि किस ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इसमें देखिए दिया है ए, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। ये कह रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है सही हो जाएगा कि बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, इसके लिए उनको जो है उनके अंदर भय का माहौल, ये सब चीज़ें पैदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा देखिए आर, अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस करें, ये भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए का जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, देखिए नियंत्रण केंद्र क्या है उसका, आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। जब उसका नियंत्रण केंद्र कैसा है, आंतरिक है, तो वो किसको ठहराएगी, उसकी योग्यता की कमी को। ठीक है, यानी उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। क्या चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, उसे क्या करना चाहिए। तो चूंकि बात हो रही है यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरण की, देखिए तो पहला है उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित द्वारा आंतरिक प्रेरणा नहीं मिलती है। दूसरा है बच्चों में डर और चिंता पैदा करना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है भौतिक पुरस्कार देना, ये भी आपका आंतरिक यानी इंटरनल मोटिवेशन नहीं आता है। चौथा देखिए बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए, तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसको हम देखेंगे तो ऑप्शन 4 में क्या हो रहा है, बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित हो रही है और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। उनके अंदर जब जिज्ञासा वो आएगी और सीखने में जब उन्हें मजा आएगा यानी आनंद मिलेगी, अनुभूति होगी, तो वो खुद से करेंगे, इंटरनली मोटिवेट होकर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन आज का यहीं पे कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके पहले भी हमने और भी लेक्चर डाले हुए हैं जो कि सीटेट 2021 में पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज थी, जिसमें हम 30 क्वेश्चन की CDP के हमने कराए हैं। तो आप लोग उन सभी को भी देखिए जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।